आज हम एक्चुअल आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे एंगुलर का। एक मिनट। आज हम आर्किटेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? इज देयर विजिबल? ओके। अब ये थोड़ा डायग्राम पे हम फोकस कर लेते हैं। एंगुलर जो है, इट इज अ कंपोनेंट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। एंगुलर क्या है? एंगुलर इज कंपोनेंट ओरिएंटेड, ठीक है, आर्किटेक्चर। ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, इसका मतलब है आप जो भी कोड करो, ठीक है, वो कंपोनेंट के अंदर करोगे। ठीक है? यानी अगर मुझे एंड यूजर को कुछ बटन दिखाना है या उस बटन करके कुछ प्रोसेस करना है, या कुछ आपको स्टाइलिंग अप्लाई करना है, डायनामिकली करने है, वो सब कुछ हम विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट करने वाले। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एंगुलर इज अ कंपोनेंट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, वो कंपोनेंट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट, अब कंपोनेंट है, इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी कंपोनेंट फाइल बनाओगे, ठीक है, हम आगे जाके अपनी खुद की भी कंपोनेंट फाइल बनाएंगे। हर एक कंपोनेंट के लिए, एवरी कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, एवरी कंपोनेंट हैज मिनिमम 3 फाइल्स। ठीक है, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है आपकी व्यू फाइल। ठीक है, फर्स्ट व्यू फाइल, उसे हम बोलते हैं डॉट एचटीएमएल फाइल। सेकंड जो होती है आपकी सीएसएस फाइल, एक्सटेंशन होता है डॉट सीएसएस। थर्ड जो होती है आपकी कंपोनेंट फाइल, कंपोनेंट फाइल एक्सटेंशन डॉट टीएस फाइल। एक फोर्थ फाइल होती है, चौथी फाइल, मगर वो हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करते हम, फिर भी वो जो होती है वो स्पेक्स डॉट टीएस फाइल। ठीक है, यानी टेस्टिंग फाइल। ठीक है, स्पेक्स डॉट टीएस फाइल। फोर्थ वाली फाइल है, वो क्या है? ऑप्शनल है, मगर ये डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 फाइल इंपॉर्टेंट: व्यू फाइल दैट इज एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल डॉट सीएसएस फाइल, थर्ड कंपोनेंट फाइल डॉट टीएस फाइल। यानी आप कोई भी कंपोनेंट, ये 3 फाइल होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपका कंपोनेंट नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। नींद में उठा है तो भी आपको पता होना चाहिए भाई, एक कंपोनेंट बोल रहा है तो ये 3 फाइल के रिगार्डिंग बात कर रहा है। ठीक है, तो एवरी कंपोनेंट हैज मिनिमम 3 फाइल्स। व्यू फाइल, view file is nothing but our HTML file. CSS file is nothing but our .css file, and component file is nothing but .ts file. ठीक है, तो इतने सारे फाइल हमें फिलहाल यूज करने पड़ते हैं एवरी कंपोनेंट। अब ये जो बीच वाली जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं, व्यू और कंपोनेंट, ये आपके कौन से हैं? आपके कंपोनेंट है। ये जो व्यू और ये कंपोनेंट, ये दोनों बॉक्स क्या है?
इट इज अ कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है, दोनों मिला के एक कंपोनेंट बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे HTML और CSS है। व्यू के लिए हम ऑलवेज मार्कअप लैंग्वेज का सिंबल दिखाते हैं, और TS फाइल रहेगी तो हम कर्ली ब्रैकेट दैट इज हम दिखाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट फाइल, और यहाँ पे उसका एक्सटेंशन दिया हुआ है TS फाइल। ये बीच वाला जो ब्लॉक है वो है हमारा कंपोनेंट। अब ये दो ब्लॉक के बीच में ये जो क्या है हमारा मेटा डेटा, ये क्या होता है मेटा डेटा एक्चुअली? मेटा डेटा यानी क्या कि जो हम कंपोनेंट बनाएंगे वो कंपोनेंट एंगुलर को पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा कस्टम कंपोनेंट है, ये कुछ और अलग सा कंपोनेंट है। ठीक है, यानी उसको हमें वो पता होना चाहिए। तो मेटा डेटा होल्ड्स द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट। मेटा डेटा क्या करेगा, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मेटा डेटा इट होल्ड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट यानी क्या कि भाई ये व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ये क्या है, इट इज अ कंपोनेंट। ये हमें एंगुलर को बताना पड़ता है। ठीक है, एंगुलर को हमें ये बताना पड़ता है, उसके लिए हमें डेकोरेटर लिखना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू राइट फॉर दैट डेकोरेटर। आपके अगर आप बैकएंड डेवलपर में काम किया है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, एट द रेट एनोटेशन लिखते हो, एट द रेट ऑटोवायर, एट द रेट कंट्रोलर, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, आप एनोटेशन लिखते हो। सेम यहाँ पर भी एनोटेशन के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, यानी कोई भी आप डेकोरेटर लिखोगे उसके पहले आपको एट द रेट लिखना पड़ता है, एट द रेट डेकोरेटर। And at the rate decorator is nothing but your metadata, means extra information about that component. अगर हाँ ये मेटाडेटा हम नहीं लिखते तो एंगुलर को समझ में नहीं आता कि ये आपका बना हुआ कंपोनेंट है। ठीक है, सो हमें वो एंगुलर को बताना देना पड़ता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज होती है कंपोनेंट के अंदर। सिलेक्टर नाम की एक चीज होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर we can call that component, we can call that component। ठीक है, और टेक्निकली हम अगर बोला जाए तो we can map that component, that is the appropriate word, we can map that component। ठीक है, वो कंपोनेंट हम क्या करते हैं, मैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर क्या होता है, एक टेम्पलेट यूआरएल होती है। टेम्पलेट यूआरएल, टेम्पलेट यूआरएल का काम क्या है कि भाई कौन सी व्यू फाइल है, विच व्यू फाइल वी हैव टू यूज, विच व्यू फाइल वी हैव टू यूज। ठीक है, कौन सी व्यू फाइल हम उस कंपोनेंट की यूज करने वाले वो हमें मेंशन करना पड़ता है। व्यू फाइल यानी हमारी HTML एंड HTML फाइल। ठीक है, उसके बाद में और एक होता है स्टाइल यूआरएल्स, स्टाइल यूआरएल्स। ठीक है, एक से ज्यादा यहाँ पे मैंने प्लूरल्स लिखा है, यूआरएल्स में मेंशन करना पड़ता है कि कंपोनेंट की विच CSS फाइल यूज, कौन सी CSS फाइल हम यूज करने वाले वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है। यानी उस मेटाडेटा के अंदर हम पूरा उस कंपोनेंट का लेखा जोखा लिखने वाले विद द हेल्प ऑफ दैट एट द रेट डेकोरेटर। ठीक है, इसीलिए हम उससे बोलते हैं मेटा डेटा। एट द रेट डेकोरेटर के अंदर ये सिलेक्टर होता है,
ये टेम्पलेट यूआरएल होती है और ये स्टाइल यूआरएल होती है। ठीक है, सिलेक्टर क्या करता है, मैं रिपीट करता हूँ, वी कॉल दैट कंपोनेंट और वी कैन मैप दैट कंपोनेंट। टेम्पलेट यूआरएल का काम क्या है, विच व्यू फाइल वी हैव टू यूज, उस कंपोनेंट की कौन सी व्यू फाइल हम यूज करें, व्यू फाइल यानी हमारी डॉट एचटीएमएल फाइल। ठीक है, एंड थर्ड जो होती है वो स्टाइल यूआरएल, कि भाई इस कंपोनेंट की कौन सी सीएसएस फाइल हम यूज करेंगे, वो हमें मेंशन करना। यहाँ पे मैंने यूआरएल्स लिखा है, तो एक से ज्यादा सीएसएस आपके कंपोनेंट को हो सकती है, यानी एक ही रहेगी ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा कितने भी सीएसएस आप बना सकते हो, मगर आपकी जो व्यू फाइल होगी, टेम्पलेट यूआरएल फाइल, वो एक ही रहेगी, यानी हमारी एचटीएमएल फाइल एक ही रहेगी, सीएसएस फाइल एक हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंपोनेंट, यानी जो बीच वाले दो ब्लॉक है कंपोनेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया सब लोगों को? ओके, नेक्स्ट, अब ये जो कंपोनेंट है हमारा एक कंपोनेंट, अब मुझे क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट फाइल जो है उससे डेटा व्यू को, ठीक है, यानी यहां से मुझे डेटा भेजना है इस व्यू को। अगेन व्यू यानी एंड यूजर को व्यू फाइल में जो एक बटन अगर हम देते हैं या कुछ भी करते हैं, उसने कुछ उस पर क्लिक किया, वो प्रोसेस करने के लिए हम जो डेटा भेजेंगे वो भेजेंगे टीएस। ठीक है, तो जो भी हम व्यू से टीएस डेटा भेजेंगे उसे हम यूज करते हैं इवेंट बाइंडिंग, डेटा का आदान प्रदान यानी सेंड और रिसीव हम विद द हेल्प ऑफ इवेंट बाइंडिंग करेंगे टू टीएस। एंड अगेन टीएस में आने के बाद क्या करेगा टीएस, जो भी लॉजिक है, प्रेजेंटेशन लॉजिक नॉट अ बिजनेस लॉजिक, जो भी आपका प्रेजेंटेशन लॉजिक है वो क्या करेगा, इस कंपोनेंट टीएस के अंदर वो परफॉर्म करेगा। और फाइनली वो क्या करेगा, जो भी लॉजिक है प्रोसेस करने के बाद फिर से वो डेटा व्यू को दिखाएगा। अगेन इट शोज टू द व्यू विद द हेल्प ऑफ डेटा बाइंडिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम ये डेटा बाइंडिंग टेक्निक यूज करेंगे, यानी व्यू से टीएस डेटा भेजने के लिए हम इवेंट बाइंडिंग यूज करेंगे। ठीक है, और टीएस में आने के बाद वो रिक्वेस्ट जो उसने भेजे वो प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे हम प्रोसेस करने के बाद जो हमने रिजल्ट पाया है वो रिजल्ट हमें एंड यूजर को दिखाना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा बाइंडिंग वी कैन सेंड दैट रिजल्ट टू द व्यू फाइल। ठीक है, अब डेटा बाइंडिंग की भी बहुत सारी टेक्निक है। ठीक है, उसमें से मैं यहाँ पे जो हमें यूज करना है टेक्निक, यानी सभी टेक्निक हम पढ़ने वाले, उसमें से मैं टेक्निक यहाँ पे लिस्ट आउट करता हूँ। उसमें से कौन सी टेक्निक हम देखने वाले, तो पहली जो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक फॉर द डेटा बाइंडिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। सेकेंड जो है वो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। थर्ड जो है स्टाइल बाइंडिंग। फोर्थ जो है क्लास बाइंडिंग। विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा बाइंडिंग टेक्निक, ठीक है, हम क्या करेंगे, डेटा को भेजेंगे टीएस टू व्यू। ऑलवेज जो डेटा का फ्लो होता है, ठीक है, अगर आप डेटा बाइंडिंग करते हो तो वो टीएस टू व्यू ही होता है। ठीक है, अगर आप इवेंट बाइंडिंग करते हो तो डेटा का फ्लो व्यू टू टीएस ही होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट के रिलेटेड हमें सब कुछ ये करना पड़ता है। बाय वन ये डेटा बाइंडिंग पढ़ेंगे, इवेंट बाइंडिंग पढ़ेंगे, कंपोनेंट क्या है वो फिर से प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम ये डायरेक्टिव्स। अब ये डायरेक्टिव्स होता क्या है, तो डायरेक्टिव्स इज नथिंग बट
टू मैनिपुलेट योर डॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी क्या, अगर आपको कुछ डायरेक्टरी के अंदर यूज करके आपका जो व्यू फाइल है ये आपकी, ठीक है, इस व्यू फाइल को अगर आपको कुछ अपडेट करना है या कुछ मैनिपुलेशन करना है, रन टाइम पे आपको कुछ उसके अंदर एचटीएमएल के टैग ऐड करने हैं, दिखाने हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट डायरेक्टिव्स। ये जो है वो इनबिल्ट डायरेक्टिव्स है जो एंगुलर ने प्रोवाइड किए हुए। डायरेक्टिव्स हमेशा व्यू फाइल में ही कनेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे एरो इसलिए दिखा है, डायरेक्टिव ऑलवेज बी यूज्ड इन अ व्यू फाइल, वो टीएस में हम यूज नहीं कर सकते, और वो इनबिल्ट डायरेक्टिव्स होते हैं जो एंगुलर के हैं। हम एंगुलर के इनबिल्ट डायरेक्टिव यूज करेंगे और इस व्यू फाइल में अप्लाई करेंगे। उस डायरेक्टिव का भी एक खुद का मेटा डेटा होता है, ठीक है। यानी कौन सा डायरेक्टिव है, वो डायरेक्टिव का काम क्या है, वो सब कुछ इस मेटा डेटा के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। या हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसने लिख के रखा हुआ है। सिर्फ हमें वो बताता है कि भाई आप कौन सा भी डायरेक्टिव यूज करने वाले हो, उसका नाम क्या है, ठीक है, वो सब कुछ इस मेटा डेटा के अंदर होता है। ठीक है, अगेन इट इज अ डेकोरेटर, वो भी एक डेकोरेटर ही है। ठीक है, इट अगेन होल्ड्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायरेक्टिव। जो अब हम डायरेक्टिव्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे स्टाइल डायरेक्टिव, एनजी स्टाइल डायरेक्टिव, बहुत सारे हैं, उसमें से मैं लिस्ट करता हूँ। एनजी स्टाइल, एनजी क्लास, ठीक है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव भी पढ़ेंगे, या एनजी मॉडल, एनजी मॉडल, उसके बाद में एनजी इफ, एनजी फॉर, एनजी स्विच, ठीक है। वैसे तो एनजी स्विच ज्यादा हम यूज नहीं करते, तो ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, एनजी स्टाइल, एनजी क्लास, एनजी मॉडल, एनजी इफ, एनजी फॉर, एनजी टेम्पलेट, ठीक है। आगे राउटिंग के लिए भी अलग से बहुत सारे हैं, वो हम देखेंगे। तो ये इनबिल्ट डायरेक्टिव है, जहां पर एनजी से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, इनबिल्ट डायरेक्टिव होते हैं। एनजी स्टैंड्स फॉर द एंगुलर। तो उसमें भी डायरेक्टिव के टाइप होते हैं। आपके डायरेक्टिव के टाइप है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, ठीक है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। उसके बाद में आता है, उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। बाद में आता है कंपोनेंट डायरेक्टिव, ठीक है। तो ये सब कुछ डायरेक्टिव हम देखेंगे। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कौन कौन से मैं बताऊंगा, और वो यूज भी करेंगे हम। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव भी हम यूज करेंगे। कंपोनेंट डायरेक्टिव ये हम कस्टम डायरेक्टिव यूज करेंगे एज ए कस्टम करके, ठीक है, वो भी हम यूज करेंगे। तो ये इस डायरेक्टिव के अंदर आने वाले हैं, और वो हमेशा डायरेक्टिव हम अपने व्यू फाइल, कंपोनेंट के व्यू फाइल में ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes. सभी लोगों को देखो, कुछ किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो, इसलिए मैंने ये आपको रिकॉर्डिंग के लिए ये सब कुछ लिखा हुआ है। यानी बाद में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको लिखा है जो वो भी पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है क्या? देखो किरण जी, नरेश जी, नितेश जी, यहाँ तक क्लियर है?
हेलो, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा, इन्हें अभी ये समझ में आ गया कि भाई कंपोनेंट क्या होता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, डेटा बाइंडिंग क्या है, इवेंट बाइंडिंग क्या है, डायरेक्टिव क्या है। कोडिंग वाइज नहीं बोल रहा हूँ, थेरोटिकल वाइज नहीं बोल रहा हूँ। कोडिंग वाइज हम देखेंगे चैप्टर वाइज। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कोडिंग वाइज। जस्ट पहले कंसेप्ट समझ के ले लो किसका काम क्या है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एंगुलर, क्योंकि आगे जाके वही नहीं समझ में आता कि भाई इसका डेटा बाइंडिंग का काम क्या होता है, इवेंट बाइंडिंग का काम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट के अंदर rather देन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ बहुत, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे जाते हैं। अब ये ऐप मॉड्यूल क्या है, थोड़ा वो देखते हैं। व्हाट इज ऐप मॉड्यूल। अब ऐप मॉड्यूल इज इम्पोर्टेंट फाइल, ये एक इम्पोर्टेंट फाइल एज एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, तब हमेशा हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक मॉड्यूल फाइल होती है। हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक मिनिमम मॉड्यूल फाइल होती है। एक से ज्यादा आप कितने भी मॉड्यूल फाइल बना सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम एक मॉड्यूल फाइल होती ही है। वो बाय डिफॉल्ट हमें एंगुलर बना के देता है। ठीक है, तो आप कभी भी कंपोनेंट बनाते हो, आप अगर आपका कस्टम कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है, ये व्यू और एक आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, आपने मेटा डेटा लिखा, सब कुछ किया, मगर आपने अगर ये कंपोनेंट रजिस्टर ही नहीं किया तो आप ये कंपोनेंट एक्सेस नहीं कर सकते आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर अगर आपको एक्सेस करना है आपका कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट आपको रजिस्टर करना पड़ता है, और वो रजिस्टर आपको कंपोनेंट डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक निकाला, नाम भी देखो इसको दिया है कंपोनेंट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इज नथिंग बट टू रजिस्टर योर कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, तब जी तभी जाके एंगुलर को समझ में आता है कि आपने एक कोई कंपोनेंट बनाया, यानी कस्टम कंपोनेंट आपने बनाया हुआ है, और वो आपको यूज करना है। ठीक है? अगर आप ये रजिस्टर नहीं करते तो वो आपको एक्सेस नहीं देगा। वो क्या करेगा, ब्लैंक स्क्रीन दिखाएगा आपके ब्राउजर के ऊपर, यानी उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है बेसिकली। के बाद वो आपको स्टैटिक नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये कंप्यूटर रजिस्टर नहीं किया तो ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी आप कंपोनेंट रजिस्टर करते हो इस ऐप मॉड्यूल के कंपोनेंट डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर, तो एंगुलर हर एक कंपोनेंट का एक फैक्ट्री क्लास बनाता है, यानी हर एक कंपोनेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, तो वो इंटरनल से कुछ करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी हमें न्यू, जैसे आप जावा में कैसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास न्यू करते हो, तो वो करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली एंगुलर खुद से मैनेज करेगा, उसकी मेमोरी असाइन करेगा, सब कुछ वो करेगा। मगर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो वो नहीं करता, अगर रजिस्टर किया है तो वो सब कुछ वो करता है। ठीक है, नहीं तो आप बोलेगे सर मैं रजिस्टर नहीं करता, मैं खुद से कंपोनेंट बना के यूज करता हूँ, तो वैसे नहीं अलाउ करने देता वो, इट गिव्स अ एरर। ठीक है, तो आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो इस कंपोनेंट डिक्लेरेशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना। ठीक है, और वो किस फाइल में होता है, हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, यानी उसको हम शॉर्टकट में ऐप और मॉड्यूल फाइल बोलते हैं। बेसिकली मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या, व्हाट इज मीन बाय मॉड्यूल। क्योंकि आगे हमें ये लगने वाला है, मॉड्यूल का मतलब क्या है।
मॉड्यूल मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम का एक पार्ट। प्रोग्राम का एक पार्ट, ओके। और Sir, हाँ जी, यस तेजस्विनी जी। sir, module is actually a file where we can see the different functionalities of any specific. We can say if we are doing some project, then there are multiple modules, and in that module we can see the different multiple functionalities and operations regarding that file. By Okay. using, if you import that module, then we can use that functionalities. ओके, पार्शियली करेक्ट है आपका। अगेन किरण सर ने भी एक चैट पे डाला है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट। आपका भी करेक्ट है, मगर थोड़ा उसमें मैं एडेड करूंगा किरण सर। तो मॉड्यूल क्या होता है, करेक्ट है उनका, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, नॉट ओनली कंपोनेंट, ठीक है। इट इज collection of component, लिखता हूं मैं, component, again classes, method, variable, interface, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। इस सब का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड मॉड्यूल, यानी इस सब का कलेक्शन बन के हमारा एक मॉड्यूल बनता है, ठीक। और वो मॉड्यूल हम क्या करते हैं, हमें हमारे एप्लीकेशन में यूज करते हैं। यानी आप एक से ज्यादा कितने भी मॉड्यूल बना सकते, खुद का भी आप बना सकते। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, क्लासेस, मेथड, वेरिएबल, इंटरफेस, सर्विसेज, ठीक है, सबका एक फाइल बनती है और उसे हम बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है। अगर आप एंगुलर के भी खुद के इनबिल्ट मॉड्यूल हम यूज करेंगे, राउटिंग मॉड्यूल यूज करेंगे, फॉर्म्स मॉड्यूल यूज करेंगे, एचटीटीपी के लिए एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल यूज करेंगे, बहुत सारे मॉड्यूल, ठीक है, वो हम यूज करने वाले हैं। तो एंगुलर के भी खुद के इंटरनल मॉड्यूल उसने बना के रखे हुए। तो जितने भी आपके मॉड्यूल रहेंगे, फिर आपके इनबिल्ट रहने दो या आप कस्टम मॉड्यूल बनाओगे, वो आपको उसके उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा गलती हो गया, इंपोर्ट चाहिए, इंपोर्ट हो गया मेरे से, ठीक है। तो वो मॉड्यूल क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। यानी एक से ज्यादा आपके एंगुलर प्रोजेक्ट को मॉड्यूल हो सकता है, मगर मिनिमम एक चाहिए ही चाहिए, वो आपका ऐप मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। एक से ज्यादा आप जितने भी बना सकते हैं, तो जितने भी आप बनाओगे वो आपको इंपोर्ट मॉड्यूल सेक्शन के अंदर इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। जैसे आप इंपोर्ट करते हो तो वो मॉड्यूल आप आपके एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हो, किसी भी कंपोनेंट के अंदर, किसी भी सर्विसेज के अंदर, ठीक है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकोगे। यानी उस मॉड्यूल के अंदर अगर सर्विस है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉड्यूल बना और उसके अंदर वाली सर्विस मुझे एक्सेस करनी, आप एक्सेस कर सकते हो, मगर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। अगेन अगर उसके अंदर एक इंटरफेस है, वो इंटरफेस मुझे यूज करना है, आप कर सकते हो, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, वो मॉड्यूल पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, देन एंड देन यू ओनली यू कैन एक्सेस इट इन योर कंपोनेंट और सर्विसेज, जहां पर चाहिए वहां, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कंपोनेंट डिक्लेरेशन एंड मॉड्यूल थ्योरेटिकली। हेलो, आप रिस्पॉन्स नहीं देते ना, तो थोड़ा क्या होता है, इंटरेस्ट चला जाता है सिखाने वाले को। अगर नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो, समझ में आया तो बोलो समझ में आ गया, या सर समझा है। थोड़ा क्या होता है, वो आगे वाला सिखाने वाला बंदा भी, हाँ अरे चलो कुछ तो समझ रहा है भाई इनको। राधिका जी, कंपोनेंट डिक्लेरेशन में रिपीट करता हूँ, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम।
तो कंपोनेंट डिक्लेरेशन क्या होता है? कंपोनेंट डिक्लेरेशन वो चीज है, अगर हम कोई कस्टम कंपोनेंट बनाते, फॉर एग्जांपल मैंने एक कोर्स नाम का कंपोनेंट बना दिया, मैंने एक कोर्स नाम का कंपोनेंट मैंने खुद से बनाया। अब ये मुझे यूज करना है, ये कोर्स नाम का कंपोनेंट जो है वो मुझे थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज करना है बहुत जगह। तो पहले एंगुलर हमेशा क्या बोलता है कि भाई इसे आप क्या करो, इस कंपोनेंट डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है, ठीक है, अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो उसका फैक्ट्री क्लास वो नहीं बनाता, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप रजिस्टर नहीं करोगे उसका फैक्ट्री क्लास नहीं बनाता। फैक्ट्री क्लास के हेल्प से वो कंपोनेंट का एक क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, और उस ऑब्जेक्ट से हमें वो कंपोनेंट एक्सेस मिलता है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर ही नहीं करोगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसका फैक्ट्री क्लास नहीं बनेगा, और फिर हम एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पस इस कंपोनेंट डिक्लेरेशन के अंदर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोरिलेशन बताने जाऊं तो आप स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग कंटेनर यूज करते हो। स्प्रिंग कंटेनर किस लिए यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग कंटेनर? कोई बताएगा क्या? थोड़ा आपको कोरिलेशन यानी लॉजिकली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। स्प्रिंग कंटेनर का काम क्या होता है? कोई किसी को पता है कि स्प्रिंग कंटेनर होता है ऐसा कुछ? Yes, sir. होता है, उसका काम क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और कॉन्फ़िगर करता है, ओके, मतलब इट ऐड होल्ड्स, एट द करेक्ट, रेट बिल से। हाँ। इट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट और इट क्रिएट्स, एक्चुअल जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब कुछ होल्ड्स करके रखता है, ठीक है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट आईओसी करता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल में, ठीक है। स्प्रिंग कंटेनर वो जो बनाया हुआ ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, ठीक है, रखता है उसके पास। वैसे ही ये कंपोनेंट डिक्लेरेशन क्या करता है, वो सबका एक फैक्ट्री क्लास होल्ड करके रख देता है, ठीक है। यानी एंगुलर एक बना के दे देता है और वो अपने पास रखता है, और जब भी हमें यूज करना है हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये कंपोनेंट डिक्लेरेशन के अंदर कंपोनेंट रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया अभी राधिका जी आपको? Yes, sir. ओके फाइन, चलो आगे जाओ। अभी इंपोर्ट मॉड्यूल भी समझा सब लोगों को? Yes. ठीक, चलो अब थोड़ा आगे जाते हैं हम। अब सर्विसेज, इसके अंदर सर्विसेज ये क्या करता है? सर्विसेज और भी दे रहा हूं मैं, इसका डिटेलिंग हम डिटेल टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके विथ कोडिंग आल्सो। सर्विसेज is nothing but a simple class. Services is a simple class, ठीक है। इसका यूज हमें मोस्टली यूज यूज क्या है उसका? मोस्टली मैं बोल रहा हूँ मोस्टली, ठीक है, मोस्टली used for to connect your backend front end, ठीक है। ये आपका बैकएंड सर्वर है और आपका फ्रंट एंड है, वो कनेक्शन के लिए हम ज्यादातर सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है। आगे जाके हम अपने खुद की कस्टम सर्विस बनाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सिर्फ बैकएंड कनेक्शन करने के लिए सर्विसेज यूज होता है क्या? तो आंसर इज नो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बैकएंड कनेक्शन करने के लिए सर्विसेज यूज होता है, तो सर्विसेज का यूज बहुत है।
सर्विसेज के थ्रू आप कोड मेंटेन कर सकते हो, मेंटेनेबिलिटी अचीव कर सकते हो विद द सर्विसेज, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कर सकते हो थ्रू द सर्विसेज, यानी एक ही फाइल आप बनाओ सर्विस की, उसके अंदर कोड लिखो और वो कोड आपको और बहुत जगह 10 कंपोनेंट के अंदर आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट सर्विस। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी के लिए भी ज्यादा करते हैं हम सर्विसेज के लिए। अगेन कोड मेंटेन करने के लिए ये भी अच्छा है, यानी आपको कुछ आगे जाके क्लाइंट ने बोला कि इसके अंदर ये मेरी फंक्शनैलिटी डाल दो, तो आप उस सर्विस के अंदर फंक्शनैलिटी डाल सकते हो, यानी एक ही जगह आप चेंज करोगे, चेंजेस सभी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज अ सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर हम सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ये हमेशा याद रखें। सर्विसेज इज मोस्टली यूज्ड टू राइट डाउन योर बिजनेस लॉजिक। ठीक है, बिजनेस लॉजिक यानी क्या, आपको बैकएंड से कनेक्शन करना है, या आपको दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल, दैट इज कनेक्शन ऑफ अ बैकएंड। सेकंड एग्जांपल, अगर पॉप मैसेज दिखाना है, ठीक है, बहुत से साइट पे पॉपअप मैसेज दिखाना होता है, तो उसके लिए भी खुद से आप सर्विस लिख सकते हो। ठीक है, यानी 10 कंपोनेंट के ऊपर मुझे पॉपअप दिखाना है, तो 10 जगह कोड लिखने से अच्छा एक सर्विस के अंदर कोड लिखो और वो सर्विस आप डायरेक्टली यूज करो जहां चाहिए वहां पे। ठीक है, इन्हीं पॉपअप के लिए भी आप सर्विस यूज कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको दिखाना है, तो नोटिफिकेशन के लिए भी आप एक सर्विस बनाओ, ठीक है, और वो सर्विस आप यूज करो। इन उसका यूज सिर्फ बैकएंड कनेक्शन के लिए, बहुत सारे बाकी चीजों के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अगेन सर्विसेज के हेल्प से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव करते हैं, यानी सर्विसेज एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन is a correlated, it is a dependent on each other। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है वो उसका डिटेलिंग हम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना समझ कि जब हम सर्विसेज यूज करते हैं तब हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम ये सर्विसेज यूज करते हैं। अब आप खुद का सर्विस आप बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टम सर्विस बनाई, तो आपको वो सर्विस अगेन इस ऐप मॉड्यूल फाइल के अंदर रजिस्टर करना पड़ती है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते तो आप एक्सेस नहीं पाओगे, यानी आपको एक्सेस मिलेगा नहीं एप्लीकेशन के अंदर। तो वहां पे प्रोवाइडर्स नाम का सेक्शन होता है, उस प्रोवाइडर्स नाम के सेक्शन के अंदर आपको ये सर्विस रजिस्टर करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है राउटिंग। हाँ राधिका जी, कुछ क्वेश्चन पूछना है? No, sir. नेक्स्ट जो है राउटिंग। अब राउटिंग सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो नेविगेशन ऑफ पेजेस, यानी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अगर मुझे नेविगेट करना है तो आप राउटिंग के थ्रू ये सब कुछ कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल मैं होम पेज पे हूँ और होम पेज से मुझे कॉन्टेक्ट पेज पे जाना है, या करियर पेज पे जाना है, या अबाउट अस पेज पे जाना है, तो ये राउटिंग के थ्रू आप अचीव कर सकते हो। सिंपल वे में अगर समझा जाए तो राउटिंग इज अ नेविगेशन। अब यहाँ पर हम पेज, ये जो वर्ड है वो यूज नहीं करते एंगुलर के अंदर, पेज नाम का वर्ड यूज नहीं करते हम। वो वर्ड कौन सा यूज करते हैं, हमेशा कंपोनेंट, क्योंकि आपका अबाउट अस का भी एक अलग सा कंपोनेंट होता है, होम का भी एक अलग सा कंपोनेंट होता है, करियर अगर वो होता है वो करियर का एक अलग सा कंपोनेंट होता है, ऊपर हम हेडर लिखते हैं, हेडर का भी एक अलग सा कंपोनेंट होता है। यानी आप कंपोनेंट के अंदर ये सब कुछ डिवाइड कर सकते हो। कोड स्प्लिटिंग हम उसे बोलते हैं, कोड स्प्लिटिंग। ठीक है, जो फीचर था एंगुलर का, तो ये कोड आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग अंदर थ्रू द कंपोनेंट। ठीक है, तो राउटिंग हमें वो प्रोविजन देता है। ठीक है, राउटिंग का मेन यूज है फ्रॉम नेविगेशन वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है, थ्रू द राउटिंग हम डेटा भेज भी सकते हैं, यानी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को हम डेटा अगर भेजना है तो हम राउटिंग की हेल्प से वो डेटा भेज भी सकते हैं।
मगर उसका एक ही ड्रॉबैक है राउटिंग का, डेटा जो भी आप डेटा भेजोगे वो यूआरएल से डेटा हम भेजते हैं, दूसरा कौन सा भी वे नहीं है। इट सेंड अ डेटा थ्रू द यूआरएल। ठीक है, तो सेंसिटिव डेटा अगर आप भेजना चाहते हो तो आप नहीं भेज सकते, क्योंकि सेंसिटिव डेटा यानी क्या, कोई रहेगा या पासवर्ड रहेगा। ठीक है, आप यूआरएल से मत भेजो, बिकॉज दैट इज अ वेरी सेंसिटिव डेटा, वो दिखना नहीं चाहिए इंडिविजुअल को। ठीक है? इसलिए वो वहां पे हम यूज नहीं करते। मगर बाकी अगर आपको कुछ आईडी कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से, तो वो विद द हेल्प ऑफ राउटिंग आप भेज सकते हो, मगर जो भी डेटा जाएगा वो थ्रू द यूआरएल ही जाएगा। ठीक है, वो देखेंगे आप रियल टाइम एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा, और वही वैसे हम करेंगे हमारे application में। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक है, जो लास्ट ब्लॉक है इसका, वो है इंजेक्टर। अब इंजेक्टर क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जितने भी आपकी थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है वो आप एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। फिर वो आपकी नोटिफिकेशन की सर्विस रहने दो, या आपकी एचटीटीपी सर्विस रहने दो, या आपकी बूटस्ट्रैप आप यूज कर रहे हो। ठीक है, बूटस्ट्रैप आप वो इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कोई आपको यूज करने हैं अलग से, तो वो थर्ड पार्टी सर्विस भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट। और वो एक सर्विसेज के अंदर हम लिखते हैं, यानी हम जब सर्विस बनाएंगे ना ये वाला, तो मैं आपको वहां पे मेंशन कर दूंगा या बता दूंगा कि इंजेक्टर क्या होता है, हम लिखेंगे इंजेक्टर। ठीक है, अगेन जो भी इंजेक्टर है वो क्या करते हैं, हमेशा आपको इस ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर हमें वो रजिस्टर भी करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, जितने भी आपके थर्ड पार्टी इंजेक्टर रहेंगे या इनबिल्ट इंजेक्टर भी होते हैं, नॉट ओनली कि इंजेक्टर हमेशा थर्ड पार्टी आप यूज कर सकते हो, एंगुलर के भी खुद के इंजेक्टर्स हैं अलग अलग, वो भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो अगर आपको यूज करना है तो वो हमेशा आपके कंपोनेंट फाइल के अंदर ही आप यूज करोगे। ठीक है, इंजेक्टर ऑलवेज यूज इन अ कंपोनेंट फाइल इन अ टीएस फाइल, कंपोनेंट फाइल यानी टीएस फाइल, आप व्यू में उसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमेशा याद रख, जो भी है इंजेक्टर वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद वो आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, वो भी ओनली टीएस पर। ठीक है, और शॉर्ट में समझा जाए तो थर्ड पार्टी सर्विसेज आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर होगा ये आर्किटेक्चर पूरा। Yes, sir. बाकी लोगों को देखो समझ में आ गया क्या? आगे जाओ के फिर, या किसी को कुछ इसमें पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम आगे जाते हैं। जाओ आगे। सर आपने इवेंट Yes, बाइंडिंग sir. बताया क्या? मैंने इवेंट बाइंडिंग क्या? हाँ मतलब इतना ही बताया कि दूसरे कंपोनेंट पर डेटा आते हैं, उनको ऐसे कुछ बता के जैसे डेटा बाइंडिंग के जो टाइप बताए ना आपने। इवेंट बाइंडिंग का क्या होता है? इवेंट बाइंडिंग मीन्स जो आप व्यू में कुछ बटन दबाते हो या कुछ भी खींचते हो, ठीक है, वो रिक्वेस्ट यानी क्या है, सिंपली एक डेटा होता है। वो डेटा अगर व्यू से उसको अगर आपको भेजना है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इवेंट हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। बहुत सारे इवेंट है, उसमें से हम क्लिक इवेंट देखने वाले, क्लिक इवेंट, ठीक है, चेंज इवेंट, डॉलर इवेंट, ठीक है,
कस्टम इवेंट हम भी बनाएंगे, खुद का कस्टम इवेंट भी देखेंगे आप, कस्टम इवेंट के बाद में माउस इवेंट, की अप इवेंट, की डाउन इवेंट, ठीक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ दैट इवेंट बाइंडिंग हम क्या करेंगे, डेटा टीएस को भेज सकते हैं। तो ये इवेंट बाइंडिंग के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। हेलो, क्लियर हो गया? यस सर। आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो, ओ नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल नहीं है। और चैट पे डालिए, नहीं तो आपको और कुछ पूछना है। हाँ नितेश जी, यस, ओके फाइन, थैंक यू। या तो चलो हम आगे जाते हैं फिर, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था जो हमें पता होना चाहिए एज एंगुलर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब थोड़ा हम प्रोजेक्ट में जाते हैं अभी। अब मैंने एक यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम का बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप ये प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, अब आपको प्रोजेक्ट कैसे करना है इस VS कोड में बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं फिर से एक रिपीट बता देता हूँ। आप जैसे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, आपको क्या करना है, इस VS कोड के अंदर प्रोजेक्ट अगर आपको दिखाना है, इन्हें से जो यहाँ पे मुझे अभी मेरा जो दिख रहा है वैसे आपको अगर पॉइंट करना है फोल्डर स्ट्रक्चर, तो आपको फाइल में जाके ओपन फोल्डर करना है, ठीक है। और जहां पर आपने प्रोजेक्ट किया है, क्रिएट किया है, उस फोल्डर के अंदर देखो ये हेलो वर्ल्ड नाम का मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर और वहां पे सिलेक्ट फोल्डर करना है, ठीक है। सिर्फ हेलो वर्ल्ड के अंदर जाना और सिलेक्ट फोल्डर करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे आप ये करोगे, यहाँ पे आपका उस प्रोजेक्ट की जितने भी फाइल्स है, सभी फाइल्स यहाँ पे आपको दी जाएगी, ठीक है। एक प्रोजेक्ट की बहुत सारी फाइल्स है, ठीक है। तो थोड़ा फाइल कौन कौन से है वो जस्ट और भी देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फाइल है, उसमें से देखो ये E2E फोल्डर है, ठीक है। E2E फोल्डर इज यूज फॉर द एंड टू एंड टूलिंग, जो हमने एंगुलर के एडवांटेज में पढ़ा था कि एंगुलर प्रोवाइड एंड टू एंड टूलिंग। एंड टू एंड टूलिंग यानी क्या होता है, डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शन लेवल तक जो भी आपको काम करना है वो इसके अंदर करो, ठीक है। मोस्टली ये जो फोल्डर होता है वो हम डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, ये बेसिकली यूज फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल पीपल्स, यानी शॉर्टकट में हम उसे डेवॉप्स पीपल कहते हैं, उनके लिए ये E2E फोल्डर होता है। उनके लिए ये SRC फोल्डर उन्होंने दिया हुआ, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये डेवॉप्स पीपल जो होते हैं उनके लिए, यानी उनको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कुछ लिखना है प्रोडक्शन लेवल के बेस पे या कुछ और दूसरी चीजें, तो वो यूज करते हैं। सेकेंड, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। अभी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर इज इंपॉर्टेंट फोल्डर ऑफ एंगुलर, यानी इसी के अंदर आपके एंगुलर की कोर लाइब्रेरीज होती है इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर। यानी अगर आप इस फोल्डर के अंदर देखोगे तो @एंगुलर, एंगुलर डेव किट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी आ जाती है, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शनैलिटी, यानी आप उसे लाइब्रेरीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर आता है, इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के कारण ही हमारा प्रोजेक्ट की जो साइज होती है वो 234 MB या 220 MB के ऊपर आता है। अगर ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आप निकालते हो तो आपकी प्रोजेक्ट की साइज जो होगी वो KBs में होगी, ठीक है। तो ये हम
इसके लिए उसके लिए हमें वो यूज करते हैं। एसआरसी फोल्डर में बाद में आते हैं। गिट इग्नोर जो फाइल है वो गिट, आप प्रोजेक्ट आपको गिट पे डालना है तो उसमें से कौन सी फाइल इग्नोर करनी है, यानी वहां पे नाम में दिया है गिट इग्नोर, कौन सी फाइल आपको इग्नोर करनी है वहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ऊपर अगर आप कमेंट पढ़ोगे तो वहां पे कमेंट भी उन्होंने मोर अबाउट द इग्नोरिंग फाइल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन्होंने सब कुछ वो दिया हुआ है करके, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी नोड मॉड्यूल्स हम कभी भी गिटहब पे डालते नहीं, मैंने अभी तक कभी भी नोड मॉड्यूल्स डाला नहीं। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया कि भाई ये फोल्डर मत डालो, आउटपुट टेम्पररी डीएसटी फोल्डर, ठीक है, ये बहुत सारे बाकी के फाइल्स जो है वो मत आप गिट पे डालो। ठीक है, इसके लिए ये फाइल यूज होती है। सेकेंड जो है एंगुलर जेसन, ये एंगुलर जेसन फाइल इंपॉर्टेंट है एज ए एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू। इस एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर आपके पूरा प्रोजेक्ट की हिस्ट्री होती है कि किसके अंदर क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया होता है। बेसिकली इट इज अ जेसन फाइल। अगर आप देखोगे तो जेसन फाइल कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी वो होल्ड करेगी। हेलो वर्ल्ड ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है पूरा, हेलो वर्ल्ड क्या हो गया आपके प्रोजेक्ट का नाम, इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर वो मेंटेन करता है। ठीक है, एसआरसी फोल्डर कहाँ पे है, ऐप फोल्डर कहाँ पे, कि विद द हेल्प ऑफ दैट एंगुलर जेसन फाइल उसको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर आपको चेंजेस ज्यादा करने नहीं है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्क्रिप्टिंग डालना है या एक्स्ट्रा कुछ स्टाइल ऐड करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइल नाम का एक की दी है, इसके अंदर आपको अगर आपको और कुछ सीएसएस फाइल ऐड करनी है यहाँ पे कर सकते हो। आपको स्क्रिप्टिंग ऐड करना है, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल को जो बंदे होते हैं उनको ऐड करना पड़ता है। YML स्क्रिप्टिंग होती है गूगल क्लाउड के लिए, अगर प्रोजेक्ट अपलोड करना है AWS पे करना है तो उसकी एक अलग से स्क्रिप्टिंग फाइल होती है, तो इस स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ऐड के अंदर आप डाल सकते हो। तो उसके लिए एंगुलर जेसन यूज करते हैं, यानी इट्स होल्ड्स द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड जो है karma.config.js फाइल। karma.config ये मोस्टली टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हो तो ये karma.config फाइल यूज होता है। उसके लिए वो क्या करता है, एक जैस्मिन नाम का प्लगइन डाउनलोड करता है। टेस्टिंग के लिए एक जैस्मिन नाम का प्लगइन हमें यूज करना पड़ता है, ये देखो। ठीक है, तो वो डाउनलोड करने के लिए ये फाइल हमें लगती है, दैट इज karma.config. इट इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग पर्पस। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कर्मा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ऊपर कमेंट में लिखा है इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हमें तो इसके अंदर कुछ करना नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट है पैकेज डॉट जेसन, ये लॉग का मैं बता देता हूँ पहले। पैकेज डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन ये क्या है, इट इज अगेन अ जेसन फाइल, यानी वो जेसन ही है, देखो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है वो एक जेसन फाइल है। ठीक है, इसके अंदर आपकी सब डिपेंडेंसी ऐड होती है, फिर आपकी वो रन डिपेंडेंसी हो, यानी रन करने के लिए कौन सी डिपेंडेंसी लगती है वो इसके अंदर ऐड रहेगी। डेव डिपेंडेंसी यानी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए वो इसके अंदर रहेगी। टेस्ट डिपेंडेंसी यानी ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आपको कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर इस फाइल को आपको कुछ करना नहीं है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम करते हो तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिपेंडेंसी वाली फाइल है, जैसे आपके स्प्रिंग बूट में form.xml होती है उसके अंदर आप डिपेंडेंसी डालते हो, तो इस हिसाब से ये भी एक फाइल होती है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, रन डिपेंडेंसी, टेस्ट डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। ठीक है, मोस्टली डिपेंडेंसी के लिए यूज होता है। ये जो पैकेज हाइपन लॉग डॉट जेसन फाइल है, नाम में है लॉक, यानी ये जनरेटेड फाइल्स,
इट इज अ जनरेटेड फाइल, ये एक जनरेटेड फाइल, इसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है। यानी हमने पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितने भी डिपेंडेंसी डाली है, वो डिपेंडेंसी कहाँ पे रिजॉल्व होती है, यानी कहाँ से हमने वो ली है, उसका पाथ यहाँ पे वो मेंशन करता है। ठीक है, ये सब कुछ स्प्रिंग बूट में हमें हैंडल करता है। सेम यहाँ पर ये पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन हैंडल कर लेता है। ठीक है, ये पूरा डिपेंडेंसी यहाँ पे वो कहाँ से लिया है, क्या है, वो सब कुछ उसका लेखा जोखा बोलते हैं। इसे आपको चेंज नहीं करना है, इट इज अ जनरेटेड फाइल, इसलिए उसका नाम ही दिया उसने लॉक। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अगेन रीडमी फाइल, रीडमी फाइल सिंपल रीडमी, इसके अंदर उन्होंने बेसिक कमांड्स दिए है जो आपको यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने बेसिक कमांड्स वो सब कुछ मेंशन किए हैं इस रीडमी फाइल के अंदर। ये रीडमी फाइल आप बाद में पढ़ो, इसमें जो कमांड है वो हम यूज करेंगे। सब कमांड नॉट बेसिक, सब कमांड एवरेजली उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, इस रेडमी फाइल के अंदर। उसके बाद में कॉन्फ़िग फाइल, ये जो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए वो दिए, वो हमें अभी यूज करने की जरूरत नहीं, हम यूज करते नहीं। ठीक है, वो आईडी के लिए यूज होता है, ठीक है, बेसिकली वीएस कोड के लिए। ठीक है, अब हमारा जो लुकआउट है वो क्या है, एसआरसी फोल्डर। एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारा एक फोल्डर होता है, दैट इज ऐप फोल्डर, असेट फोल्डर, एनवायरमेंटल फोल्डर। ठीक है, जो डेवलपर कोड करेगा वो ऐप फोल्डर के अंदर करेगा। ठीक है, जो हम कोड करेंगे बेसिकली सब कुछ हम ऐप के अंदर करने वाले। एसेट जो फोल्डर है, ये ऐप के बाद में आता हूँ। एसेट जो फोल्डर है, एसेट ये क्या होता है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्टैटिक्स चीजें हो रहेगी, फिर वो इमेजेस रहने दो, या आपका ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, या आपकी जेसन फाइल, जितने भी स्टैटिक्स चीजें आपको यूज करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ एसेट फोल्डर के अंदर डालो। यानी अगर आपको इमेज भी यूज करना है तो इसके अंदर आपको पहले वो इमेज होनी चाहिए, तभी जाके आप वो इमेज प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। नहीं तो आप बोलेंगे मैं डी ड्राइव पे इमेज रखता हूँ और फिर यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे एंगुलर में ऐसा नहीं है, जितने भी आपको इमेजेस, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, या व्हाटएवर जो भी स्टैटिक्स चीजें, वो सब कुछ आपको इस एसेट फोल्डर के अंदर रखनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने ये फोल्डर अलग से दिया। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे एनवायरमेंट नाम का फोल्डर दिया है। ठीक है, एनवायरमेंट क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अब कौन से मोड में है, डेवलपमेंट मोड में है या प्रोडक्शन मोड में है। ठीक है, दैट इंडिकेट, उसके अंदर एक फ्लैग होता है, वो फ्लैग बाय डिफॉल्ट अगर आपका डेवलपमेंट मोड में रहेगा तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ये देखो, अगर आप डेवलपमेंट मोड में रहेंगे बाय डिफॉल्ट वो खुद से फॉल्स करता है, प्रोडक्शन फॉल्स। अगर आपका एनवायरमेंट प्रोडक्शन मोड में है, यानी आपका प्रोजेक्ट पूरा बन गया है, अब आपको वो प्रोजेक्ट लाइव करना है, तो उस समय कोई जो environment डॉट प्रो डॉट टीएस फाइल क्या करता है, रेफर करता है, और उसके अंदर वो प्रोडक्शन नाम का जो फ्लैग होता है वो क्या है, ट्रू होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन लेवल के लिए यूज होता है मोस्टली ये फोल्डर। ठीक है, फिलहाल अभी जो हम वर्क करेंगे डेवलपमेंट मोड में करने वाले, तो वो environment डॉट टीएस फाइल रेफर करता है। उसके बाद में मेन डॉट टीएस, इंडेक्स डॉट टीएस, पॉलीफिल्स। अभी मैं पॉलीफिल्स का बताता हूँ। पॉलीफिल्स क्या है, पॉलीफिल्स फाइल ये क्या होते हैं, अगर आपको ब्राउजर के ऊपर बहुत सारे कोई ब्राउजर होते हैं, यानी क्लाइंट कौन सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, मोजिला, क्रोम, आई, ओपेरा, सफारी, बहुत सारे ब्राउजर जो हमें कुछ ब्राउजर के नाम भी पता नहीं। तो वो ब्राउजर के अंदर कुछ फंक्शनलिटी वर्क होती है, कुछ में नहीं होती। यानी आई में हो रहा है फंक्शनलिटी, और मोजिला में या क्रोम में फंक्शनलिटी वर्क हो रही है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सभी ब्राउजर के ऊपर अगर फंक्शनलिटी एनेबल करनी है, जो भी कोड रहेगा इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। आपको तो उन्होंने कोड डाल के रखा हुआ है,
सिर्फ आपको जो कोड डाला है उसको अनकमेंट करना है, बाकी कुछ करना नहीं। देखो यहाँ पे मेंशन किया है I10 I11 रिक्वायर्स द फॉलोइंग एनजी क्लास सपोर्ट, यानी उसका अगर आपको ये सपोर्ट करना है तो पहले वही ये लाइन का कमेंट हटा दो, ठीक है। उसके क्या करना है, अगर ये क्लास फाइल्स डॉट जेएस आपको यूज करनी है तो उसके लिए आपको ये जो डिपेंडेंसी है ये पहले ऐड करनी पड़ेगी, यानी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी जाके ये आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो इसके लिए पॉलीफिल फाइल्स यूज होता है, यानी कुछ एनिमेशन सपोर्ट होता है ब्राउजर के ऊपर, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो सपोर्ट करने के लिए हमें ये पॉलीफिल फाइल्स लगती है। मोस्टली हमारे जो मोजिला क्रोम ओपेरा सफारी सभी के ऊपर एनिमेशन यानी जो भी आप करोगे वो सपोर्ट होता है, एक्सेप्ट आई में थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज आई इज नॉट ऑथराइज्ड ब्राउजर, ये माइक्रोसॉफ्ट ने चिड़ा हुआ ब्राउजर है, ठीक है। इसके लिए उसके लिए वो प्रॉब्लम देता है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो भी आप काम करोगे वो क्रोम में करो, मोजिला यूज करो आपको ओपेरा यूज करना ओपेरा यूज करो, मगर आई मत यूज करो, ठीक है। सेकेंड, styles डॉट css, styles डॉट css क्या है, इट इज अ ग्लोबल स्टाइल शीट फाइल एंड आल्सो इंपोर्ट अदर फाइल, इसके अंदर आप दूसरी फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो, और अगर कोई ग्लोबल आपको स्टाइलिंग अप्लाई करना है यानी एक ही जगह आप लिखो और सभी जगह यूज करो स्टाइलिंग, तो आप इस फाइल के अंदर आप लिखो और सभी कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, अप्लाई होगा वो चेंजेस सभी कंपोनेंट के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं ग्लोबल स्टाइल शीट। आगे जाके हम इस स्टाइल शीट फाइल के अंदर दूसरी सीएसएस फाइल भी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो बहुत आगे करेंगे, अभी फिलहाल तो पहले फाउंडेशन क्लियर करके लेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम उसे ग्लोबल स्टाइल शीट फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे टेस्ट.ts ये क्या, इट इज यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पज, फिलहाल हमें कुछ उसके यूज नहीं है, टेस्टिंग के लिए ये यूज होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग जो भी करते हैं काम उनके लिए फाइल यूज होता है। main.ts ये इंपॉर्टेंट फाइल है, जो मैंने बताया था आपको कि आपके कोर जॉब में किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था मुझे कि जैसे कोर जॉब में पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन होता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है क्या, तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन ऐसा कुछ नहीं होता है मेथड, हाँ मगर यहाँ पर फाइल होती है जो कि ये main.ts, ये main.ts फाइल इंपॉर्टेंट, इसकी हेल्प से ही एंगुलर का एप्लीकेशन फ्लो चलता है। जैसे आपके कोर जॉब में या स्प्रिंग बूट में आपको पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखना पड़ता है, यहाँ पर ये main.ts फाइल जरूरी है, इसके हेल्प से हम पूरा एंगुलर का फ्लो चलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फाइल है उसके लिए। index.html, आप एंगुलर के अंदर आओगे आप तो आपको एक ही index.html फाइल मिलेगी, यानी क्या, पूरा HTML का कोड लिखी हुई एक ही फाइल, ठीक है, पूरा HTML की लिखी हुई एक ही फाइल हम यहाँ पे यूज करें, उसके अंदर HTML रहेगा, हेड रहेगा, बॉडी रहेगा, ठीक है। अंदर भी हम HTML फाइल यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर ये सब कुछ कोड नहीं लिखेंगे, उसके अंदर हम हेड नहीं लिखेंगे, बॉडी नहीं लिखेंगे डायरेक्ट हम HTML के बॉडी के अंदर जो हम टैग यूज करते हैं वो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, ठीक है। तो किरण जी ने एक क्वेश्चन पूछा है वेयर वी मेंशन द विच एनवायरनमेंट टू बी रन, ठीक है, हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जैसे आप ng सर्व कमांड करते हो तो वो डेवलपमेंट मोड में एक्ट होता है, जब आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार होता है और आप उसका फाइनल बिल्ड बनाते हो तब वो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट मोड से प्रोडक्शन मोड में जाता है, जब आप बिल्ड बनाते हो तो वो हमेशा वो प्रोडक्शन लेवल की जो फाइल होती है वो रेफर करता है, ठीक है। तो हमें एक्सटर्नली कुछ नहीं करना, कमांड डालनी पड़ती है ng build, तो वो प्रोडक्शन मोड में चला जाए, ठीक है किरण जी।
हेलो, ओके, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं अभी लास्ट हमारा फोल्डर के अंदर। ऐप फोल्डर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था ना, ऐप मॉड्यूल की फाइल होती है, टीएस कंपोनेंट की फाइल होती है, राउटिंग के मॉड्यूल फाइल होती है। मैंने बोला था कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारी एक मॉड्यूल फाइल तो होनी ही चाहिए, दैट इज ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल। यहाँ पे देखो, जो कि हमें खुद से बना के दिया हुआ है। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तब, जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो अब एक आपको राउटिंग की भी फाइल बना के दे देता है, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन पूछता है, वुड यू लाइक टू ऐड अ राउटिंग, तो हम वहां पे क्या करते हैं, यस करते हैं। तो वो राउटिंग की फाइल भी देखो यहाँ पे ऐड करके दे रहे हैं, ठीक है। और एक डिफॉल्ट बना के दे देता है, ठीक है। एंगुलर हमें एक क्या करता है, डिफॉल्ट कंपोनेंट बना के दे देता है। कौन कौन सा है वो, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सीएस, और वो एक ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक्स डॉट टीएस, ये टेस्टिंग के लिए है। और हमने अभी डिस्कस किया लेक्चर में कि हर एक कंपोनेंट के लिए मिनिमम कितनी फाइल होती है, हर एक कंपोनेंट के लिए 3 फाइल। कौन कौन सी, HTML, CSS and TS. HTML यानी व्यू फाइल, CSS यानी स्टाइल शीट फाइल, एंड टी कंपोनेंट फाइल दैट इज अ टीएस फाइल। और एक एक्स्ट्रा फाइल होती है वो ऑप्शनल, दैट इज अ स्पेक टीएस, यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो आज यही रुकते हैं हम, 9:41 हो गए, रन ऑफ ओवर टाइम। ठीक है, तो आज आगे वाला जो टॉपिक है हम कल देखेंगे, यानी ऐप इसके अंदर क्या है वो मैं बताऊंगा, और फिर हम एक कंपोनेंट हम खुद से बनाएंगे और फिर कोडिंग वाइज भी देखेंगे। ठीक है, ये डिटेलिंग इसका बताना रह गया है, वो कल हम बता दूंगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, आज का जो मैंने बताया वो सब कुछ समझ में आ गया। यस सर। आज हम यही रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को ऑफिस में भी जाना है, लेट हो रहा है। बाकी के टॉपिक हम इसके स्ट्रक्चर के और थोड़ा रह गया, थोड़ा पार्ट रह गया, मगर वो हम कल करेंगे, कल देखेंगे।